जोहार मास्टर जी, और के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, क्या बात है एकदम हाफते हाफते ये देखो नहीं, झगड़ी मन के खेले जा रही तो खोले ले आली हम। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे, मतलब आप इतनी तेजी में आ रहे हैं कि आप छड़ी फेंकना भी भूल गए हैं। का और से बतिया के रहेला, ढेर जानकारी लेवे के रहेला तो हड़बड़ी होइए जाएला। अरे वाह, क्या बात है। देखिए पर्वतिया जी जो हैं वो अभी बकरियां चराने गई हुई थी। और किसान भाइयों, आप हमारा कार्यक्रम देखने के लिए हाजिर हो गए हैं, तो सबसे पहले आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। हाँ मास्टर जी, एकदम हमरे के समाचार देखो जेकर ले हड़बड़ी में हम एकदम भागते आवत ही। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं कृषि दर्शन में कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आईफेड के माध्यम से राज्य में 14 जिलों के 1330 गांवों में किए जाएंगे कृषि विकास कार्य। रबी फसलों के लिए लघु सिंचाई योजना द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा सिंचाई जल। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। आईफेड यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा राज्य के आदिवासी किसानों और कृषि के विकास के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के 14 जिलों के चयनित 1330 गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे। कृषि और अनुसूचित जनजातीय किसानों के उत्थान के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी आईफेड के माध्यम से राज्य के 14 जिलों के आदिवासी ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्यों में किसानों का सहयोग किए जाने की योजना है, जिनमें सिंचाई व्यवस्था के साथ बीजों की खरीद बिक्री संबंधी कार्य शामिल हैं। इसके लिए 14 जिलों में 1330 गांवों का चयन किया गया है तथा यहाँ के किसान इस योजना द्वारा लाभान्वित होंगे। इस वर्ष कम बारिश की वजह से अन्य राज्यों सहित हमारे राज्य में भी खरीफ फसलों की स्थिति अच्छी नहीं रही। कम बारिश का असर रबी फसलों पर भी पड़ने की संभावना है। इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार रबी फसलों के लिए लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई जल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में लघु सिंचाई योजना के तहत 1146 चेक डैमों का निर्माण हुआ है। इन्हीं चेक डैमों द्वारा रबी फसलों के लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। तेलहनी फसलों में राई और सरसों लगाने के इच्छुक किसान शिवानी, वरुणा, पूसा बोल्ड और कांति नामक उन्नत किस्मों की बुआई कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये किस्में अच्छा उत्पादन तो देते ही हैं, साथ ही हमारे प्रदेश के लिए कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित भी हैं। शिवानी, वरुणा, पूसा बोल्ड और क्रांति ये नाम हैं राई और सरसों के उन्नत किस्मों के। ये किस्में हमारे प्रदेश की जलवायु और मिट्टी के लिए अच्छी मानी जाती है और अच्छी फलन देने में सक्षम भी हैं। राई सरसों लगाने वाले किसान इन प्रभेदों की बुआई कर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, राई सरसों की उन्नत किस्में शिवानी, वरुणा, पूसा बोल्ड एवं क्रांति है। इसके लिए उपयुक्त समय अक्टूबर प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह है। खाद की मात्रा यूरिया 55 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 156 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 33 किलो है। दुधारू पशुओं का पालन कर रहे पशुपालक आने वाले मौसम में अपने पशुओं से अच्छी मात्रा में दूध प्राप्त कर सके, इसके लिए पशुओं की देखरेख, खानपान और टीकाकरण इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होता है। यह काम पशुपालक कैसे करे, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में हमारे पशु विशेषज्ञ से। जाड़े की ऋतु प्रारंभ होने से ठीक पहले अगर वो खुरा चपका कर टीकाकरण नहीं करवाए हैं तो वो करवा ले। साथ ही साथ अधिक दूध उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि अच्छे किस्म के बरसीम और जई दोनों को मिला करके वो दाना मिश्रण भी उचित मात्रा में दे, उसे उसके दूध उत्पादन और शरीर के वजन के हिसाब से दाना मिश्रण दे। और साथ ही साथ अगर वो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी का अगर दवा नहीं दिए हों पिछले 3 महीने में, तो अंतः और बाह्य परजीवी की दवा भी हमारे किसान भाई इस समय में पशुओं को दे दे, ताकि कभी ऐसा भी होता है कि अंतः और बाह्य परजीवी के कारण भी दूध उत्पादन में कमी होती है।
तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में समय काफी लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान इस ग्राउंड नट डिकोडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए या इसके विषय में और जानकारी लेने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में राज्य की मंडियों में अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार तैयार खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि की संभावना बन रही है। उधर राज्य की सब्जी मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। राज्य की प्रमुख मंडियों में आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1400 रुपए और प्याज न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जितना हड़बड़ी में भाई क्या आवेला उतने बढ़िया बढ़िया जानकारी एकदम मिल जाएगा। समाचार देख ले, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिर हमारे किसान भाइयों को भी तो इंतज़ार रहता है कि वो बाजार की हलचल जान लें, मंडी का भाव जान लें, मौसम का मिजाज जान लें और कई एक तकनीकी चीज़ों की हल्के फुल्के में जल्दी जल्दी से जानकारी ले लें। हाँ। लेकिन कुछ और भी जानकारियाँ अभी और हैं हमारे पास पर्वतीय जी। हाँ एकदम है। तो हम लोग अभी वो जानकारियाँ देना शुरू करें? नहीं, पहले ऐसा करत ही एक विराम ले लो, है कि नहीं? हाँ। तो मिला थी विराम बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो मास्टर जी जैसे कि रौरे एकदम जानकारी देवले आज तैयार ही रोजे रहीला, रोजे हमरे का सवाल का जवाब देवत रहीला, बातात रहीला, नया नया चीज सिखात रहीला। तो एखन जे हम अपन छगरी मन के लेके निकले तो हमके बुझाला कि जे मौसम एखन चले लाई है तनी गरम ठंडा लगे करे लाई तो इकर में तनी देखभाल का जरूरत पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बकरियों को खेत में चराने से काम नहीं चलेगा, इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। और किसान भाइयों, अगर आपने भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से बकरियां पाल रखी हैं
यानी आप उससे व्यापार करते हैं और उसका मांस लेते हैं, दूध लेते हैं, अगर इसके लिए आपने बकरियों का पालन किया है तो आपको इस बदलते मौसम में उनकी विशेष देखभाल की खास ज़रूरत है और इसके लिए आपको विशेष जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए लेते हैं इसकी जानकारी अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन से। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे वर्तमान समय में बकरियों में होने वाले रोग एवं उसकी देखभाल के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर असद हुसैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बदलते समय में बकरियों में बहुत तरह की बीमारी होती है और इनकी देखभाल किसान भाई किस प्रकार करे? क्योंकि जैसे ही वातावरण में बदलाव आता है, बकरियों के रहन सहन, उसके खान पान में भी बहुत थोड़ा बदलाव तो आता है और इस कारण जो है सो बकरियों का अगर उस वातावरण के बदलाव के हिसाब से अगर बकरियों का घर की साफ़ सफाई नहीं रखी जाए या उनके रख रखाव या खान पान में थोड़ा भी बदलाव नहीं किया जाए तो बकरियां रोग ग्रसित हो जाती हैं। अभी जैसे जाड़े का मौसम अब शुरू होने वाला है तो इस जाड़े के मौसम में बकरियां बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित होती हैं और मुख्यतः बकरियों में न्यूमोनिया, एंटेरोटॉक्सेमिया, ये 2 रोग ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बकरियों में एक पीपीआर का भी रोग होता है जो बकरी और भेड़ प्रजाति में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये पीपीआर रोग जो है बकरियों में पाया जाने वाला एक बहुत ही, जिसको बोला जाए कि भयानक रोग है। इससे अधिक बकरियां ग्रसित होती हैं, बकरियों में मृत्यु दर भी इसमें बहुत अधिक होता है। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि इस रोग का लक्षण को किसान भाई जाने कि अगर ये रोग हुआ हो तो तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए और अन्यथा इस रोग से बचाव के लिए जो है सो टीकाकरण भी उपलब्ध है। तो ये टीकाकरण रक्षा पीपीआर के नाम से जाना जाता है, जो बकरियों को, अगर बकरी का बच्चा हो तो उसे 3 से 4 माह की आयु में प्रथम टीकाकरण किया जाता है, जो 1 ml मांस में चमड़े के नीचे दिया जाता है और फिर पुनः उसे 6 महीने के बाद उसे दोहराया जाता है। अगर वयस्क बकरियां हैं तो वयस्क बकरियों को भी इससे पहले अगर पिछले 6 महीने या साल भर में वो पीपीआर का टीका नहीं पड़ा है तो उसे भी उसी मास में पीपीआर का टीका दिलवा दें और फिर पुनः उस टीकाकरण को 1 साल के अंतराल के बाद उससे दोहराएं। ये पीपीआर का लक्षण है कि बकरियों में अगर ये जब रोग होता है तो शरीर का सामान्य तापमान बुखार आ जाता है, जो तापमान जो 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। साथ ही नाक से पानी चलने लगता है, ये पीला स्राव रहता है क्योंकि निमोनिया में बकरियों का जब नाक से पानी चलता है तो वो सफ़ेद स्राव आता है, लेकिन इस तरह के पीपीआर में ये पीला स्राव आता है। साथ ही साथ शुरुआती दौर में दस्त भी होता है, आँख में किच्ची जमा हो जाता है और उसके होंठ में भी, जैसे खुरा चपका के रोग में छाले पड़ते हैं उस प्रकार उसके होंठ में भी छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, तो मुख्यतः होंठ में ही इस रोग में पड़ते हैं। तो ये अगर रोग हो तो समझ जाइए कि पीपीआर का ही लक्षण है और इसे तुरंत, अगर टीकाकरण आपने करवा रखा है तब होने की संभावना इस रोग की कम होती है, लेकिन नहीं करवाया है तो तुरंत ये नज़दीक के पशु चिकित्सक से ये रोग अगर हो, ये लक्षण अगर आप देखें तो नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह करके वो एंटीबायोटिक की दवा दें। दूसरा रोग जो पाया जाता है बकरियों में मुख्य रूप से वो खुरा चपका का रोग है। ये भी रोग बहुत ही, जैसे कि ये बड़े पशुओं में भी पाया जाता है लेकिन बकरियों में भी ये रोग होता है जिसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके खुर में घाव हो जाता है। तो इस रोग से बचाव के लिए भी खुरा चपका का टीकाकरण आता है, उसे समय से करवा लें। साधारणतः ये टीकाकरण जो है सो सितंबर अक्टूबर में वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद और जाड़े शुरू होने से पहले और एक बार पुनः गर्मी ऋतु शुरू होने से पहले, ग्रीष्म से पहले किया जाता है, जो मार्च अप्रैल में किया जाता है। तो साल में 2 बार खुरा चपका का भी टीकाकरण करवाएं, इससे बकरियों के रोग नहीं होगा। अगर ये किसी कारणवश ये रोग बकरियों में हो गया तो समझिए कि गर्भवती बकरियों का गर्भपात हो जाता है। अगर गर्भवती बकरी है तो उसे इस खुरा चपका का टीकाकरण बाजार में एक है क्लोवैक्स के नाम से है, जो गर्भवती बकरियों को भी देने में सुरक्षित है, इससे उसका गर्भपात नहीं होता है। अन्यथा अगर बकरियां गर्भवती हों तो उसे सामान्य एफएमडी का टीका नहीं दें, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि साथ ही साथ बकरियों के खान पान में भी आप ध्यान दें। इस मौसम में अगर बकरियां बच्चा दे रही हों, आपके जैसे जब जाड़े की ऋतु शुरू होती है तो उस समय भी बकरी और उसके बच्चे को, जो मेमना होता है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नवजात जो मेमना या पशु का कोई भी ये हो बच्चा हो तो उसे ठंड बहुत अधिक या बहुत जल्दी पड़ता है। तो जहाँ पे भी बच्चा देने का जो संभावित तिथि है, क्योंकि बकरियों का गर्भकाल जो है, हमारे किसान भाई जो नहीं जानते हैं वो ये कर ले कि उनका गर्भकाल साधारणतः 5 महीने का होता है, वो या फिर आप जान ले कि 148 से 152 दिनों का गर्भकाल का अंतराल होता है।
तो अगर बकरी को आप पाल दिलवाए हो या देख ले हो कि हाँ बकरी अगर पाल खा गई है, वो गर्भ धारण कर ली है, तो 5 महीने उस डेट से आप 5 महीना देख लीजिए कि उस दिन में ही वो बच्चा देगी। तो बच्चा देने के समय उसे खास ध्यान देना चाहिए। उसे चरने के लिए बकरी को नहीं भेजिए जब बच्चा देने का समय नज़दीक आ जाए, 2-4 दिन बच्चा हो तो। और जहाँ पे भी बच्चा अगर देने के लिए हो, आप उस जगह को साफ रखें, वहाँ पे साफ कोई दरी रख दे या पुआल का भी व्यवस्था रखें, ताकि नवजात बच्चे को वहाँ पे, बकरी के मेमना में जो हो उसे आप वहाँ पे रखें। बच्चा जन्म के तुरंत बाद उसके मुंह से जो है जो प्रक्रिया की जाती है कि उसका नाभि साफ और नए ब्लेड से काटा जाता है, फिर वहाँ टिंचर आयोडीन लगाया जाता है। मुंह में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जन्म के तुरंत बाद उसे हटा करके बच्चे को तुरंत माँ का अपने बकरी को उसे दूध पिलाया जाता है। और इस प्रकार ये तो एक आपका है कि जन्म के समय इसे खुरा चपका से बचाव कीजिए, पीपीआर से बचाव कीजिए। और 1-2 बीमारियां जाड़े की ऋतु में होती है जो निमोनिया होता है, तो इसमें बकरी को नाक से पानी चलता है, सफ़ेद पानी होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो उसे भी तुरंत नज़दीक के पशु चिकित्सक से एंटीबायोटिक दवा आप दिल से उसका इलाज करवाएं। साथ ही साथ बकरियों को आप देखेंगे कि बकरियां मुख्यतः ऐसे चरती है, लेकिन जो बकरी अगर आप दुधारू नस्ल की बकरी पाले हुए हों, जिससे आप बकरी का बच्चा पीने के बाद भी अगर आप दूध लेना चाहते हो तो उससे सुबह शाम अवश्य थोड़ा ही दूध आता है, तो वो दूध दुहे, क्योंकि दूध ले और उसका उपयोग घर में भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बकरी का दूध जो है तो अन्य पशुओं के अपेक्षाकृत इसका दूध बहुत ही पौष्टिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसे आप घर के वृद्ध को या बच्चों को आप दे सकते हैं पीने में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बकरियों का जहाँ तक लालन पालन की व्यवस्था है, तो मुख्यतः देखा जाता है कि बकरियाँ ऊंचे स्थान पर बैठना चाहती हैं, तो उसके लिए मचान की, जहाँ पे भी बकरी घर हो, जहाँ पे रात में बकरियाँ आकर के रहती है, वहाँ पे आप बांस का मचान अवश्य बना दें। तो बांस के मचान के लिए जो बांस, जो गोलाई में लंबा बांस होता है, उसे गोलाई में उस कम से कम लंबाई में ही, एक बांस को लंबाई में 2 या 3 टुकड़ा करें उसका लंबाई से, और उसका जो गोलाई वाला भाग होता है उसको ऊपर रख करके एक दूसरे को नीचे से कोई सपोर्ट दे करके आप बांस को एक के ऊपर एक कर ले। और ये जो है सो मचान जो है सो वो बकरी के जिस घर पे रख रहे हैं वो ज़मीन से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए, और किनारे से, दीवार से वो 2 से 2.5 फीट वो दूरी पे होनी चाहिए, ताकि बकरियां रात में वहीं पे बैठे। इससे क्या होगा कि बकरी का जो मल मूत्र होगा वो नीचे गिरेगा। 2 बांस का गोलाई के बीच में कम से कम इतना स्थान अवश्य रखें ताकि बकरी का जो मल है, भेड़ाड़ी है, वो नीचे गिर जाए, तो साफ सफाई में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ बकरियों को किसी प्रकार का निमोनिया और विभिन्न प्रकार का रोग नहीं होगा। बकरियों को इसके अतिरिक्त परजीवी रोग से भी बचाना चाहिए। उसके लिए आप शरीर के अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी से भी आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिल करके मशवरा करके उसके शरीर के वजन के अनुसार जरूर परजीवी रोग की दवा दें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और किसान भाइयों को भी धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी, हमने तो बकरी राखीला, लेकिन इतना बढ़िया से जानकारी तो राखीला नहीं। इतनी छोट छोट बात का ध्यान रख के उनके एकदम स्वस्थ रखल जाए। कितना बढ़िया बता दिला हमरे का विशेषज्ञ। बिल्कुल। और अब आप जल्दी से बताइए कि आपका आज दूसरा कौन सा सवाल है? और तो एक तो पूछे के रहे मास्टर जी कि ये जो सरसों वाला दूध काला के अलगे अलगे होएला नहीं, हमरे तो एगो तियन में लगाइला। हाँ, हम लोग जो आपकी भाषा में जिसको लोटनी कहते हैं। हाँ हाँ, वही तो एक सरसों है और एक लोटनी जिसको राई कहते हैं। हम दूसरी जो भाषा है, जो हिंदी में हम लोग विशुद्ध रूप से राई कहते हैं, जो लाल रंग की होती है, वो जो राई सरसों है, उसकी बारे में आप शायद कुछ जानना चाहते हैं? दूसरे खेती तो बढ़िया से कर ले, हमको बिचारा बढ़िया लाभ मिली। बहुत सही समय पर पर्वतिया जी ने सही सवाल किया है। किसान भाइयों, देखिए, इस समय जो बरसात बिल्कुल चली गई है, लेकिन आपके खेतों में अगर नमी बनी हुई है, थोड़ी बहुत भी नमी है, तो इस समय आप अगर राई के बीज का छिड़काव कर देते हैं, खास करके जो छोटे पौधे वाले राई होते हैं, अगर उनका आप छिड़काव करते हैं तो एक अच्छी फसल आपको
बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना ही प्राप्त हो जाएगी और इससे अच्छी खासी आपको आमदनी भी हो जाएगी। वैसे खेतों में जिसमें अभी आपने एक फसल बरसात की ले ली है, आप राई की खेती कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या आपको इसके लिए उपाय करने होंगे, कौन सी व्यवस्थाएं करनी होंगी, चलिए इन सब की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ श्री अप्रैल मैथ्यू से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में है और आज हमारे साथ हैं यहीं की एक वैज्ञानिक श्रीमती अप्रैल मैथ्यू। ये हमें जानकारी देंगी राई सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैथ्यू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान मैडम, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि राई सरसों जो कि हमने विषय चुना है, तो इसकी खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले तो देसी हल या ट्रैक्टर से अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई कर लेना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा दे देने से नमी सुरक्षित रहेगी। और जुताई के समय हमारे किसान भाई मतलब कोई उर्वरक का प्रयोग करेंगे क्या? जी हाँ, उर्वरक का प्रयोग करेंगे। यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का। यूरिया 55 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से और सिंगल सुपर फॉस्फेट 156 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से और म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ले लीजिए। तो जब बुआई करने लगे तो हमारे किसान भाई किन बारीक बातों का ध्यान रखें? कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और यूरिया बुआई के समय 50% डाल देंगे और बाकी 50% जो है वो बुआई के 1 महीना बाद दोबारा निकाई गुड़ाई करते समय अगर जरूरत है तो एक सिंचाई उस समय दे दे और दूसरा सिंचाई फूल आने के समय और उस समय तीसरा टॉप ड्रेसिंग 25% जो बचा है यूरिया का डाल दें। और चौथा फूल आते समय सिंचाई कर देना है और उसके बाद फल बनते समय एक बार सिंचाई करना चाहिए। मैडम, जैसा कि आजकल जो बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है हम पौधे में तो खेती बाड़ी में, तो हमारा जो राई सरसों का जो खेती करते हैं तो बीज लगाने से पहले बीजों उपचार जरूरी है क्या? इसके बारे में बताएं। जी हाँ, बीज उपचार जरूरी है। इसके लिए थीराम या तो वेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसका उपचारित करके बुआई करना चाहिए। जब हमारा पौधा निकल जाए और खासकर तक जब पौधा निकल जाता है तो बहुत सारे खरपतवार भी निकल जाते हैं, तो किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण किस तरीके से करें, इसके बारे में जरा विस्तृत रूप से बताएं। जैसे कुदाल या डच से आप उसका निकाई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार है उसको हाथ से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अच्छा, अब मैडम बताइए कि जब खरपतवार नियंत्रण हमारे किसान भाई कर लें तो जैसा कि आपने तो सिंचाई के बारे में ही बता ही डाला, तो पहला सिंचाई देने के बाद किन किन उर्वरकों का हमारे किसान भाई छिड़काव करें? यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश तीनों को बुआई के समय ही करना चाहिए, लेकिन यूरिया का 50% मात्रा बुआई के समय और म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट इसका पूरी मात्रा डाल दे। यूरिया का बस 50% मात्रा डाले, बाकी यूरिया का 50% जो है वो फल निकाई गुड़ाई जो होता है 1 महीना के बाद उस समय डालना चाहिए और उसके बाद फल आते समय 25% यूरिया डालना चाहिए। मैडम, ये तो हो गई निकाई गुड़ाई की बात। अब जब पौधा हमारा तैयार बढ़ने लगता है या बढ़वार होने लगता है तो कौन कौन से इसमें कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है, इसके बारे में बताएं। मुख्यतः सरसों में राई सरसों में लाही का प्रकोप अत्यधिक रूप से होता है। इसके लिए शिशु जो है पत्ती, कोमल टहनियाँ, पत्तियाँ और फूलों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं, उसकी बढ़वार रुक जाती है और उपज में उसका कमी हो जाता है। इसका नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमेटोन या मोनोक्रोटोफॉस 1.5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के बाद फिर से इनका दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ये हमारे किसान भाई कब इसका छिड़काव करें, सुबह में करें या शाम में करें, इसकी जानकारी अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई को दें।
10 बजे आसपास करना चाहिए, बहुत सुबह भी नहीं देना चाहिए। और हवा जैसे विपरीत रूप से चल रही है तो उस समय नहीं देना चाहिए, शांत वातावरण में देना चाहिए, सूरज का रोशनी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आरा मक्खी का प्रकोप होता है। शिशु पत्तियों में छेद कर खाता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियों में जाल सा बन जाता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधों के प्रारूप भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों में फल भी नहीं बन पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए शिशु को चुन कर नष्ट कर देना चाहिए सुबह में। दूसरा मिथाइल फाराथियोन 2% धूल या क्विनलफोस और 1.5% धूल का भुरकाव 10 किलो प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। इसके अलावा और कोई किसी प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है? जी हाँ, पर्ण सुरंग कीड़ा का प्रकोप होता है। मादा वयस्क पत्तियों में छेद कर अंडा देती है। अंडा से शिशु निकलने पर ये पत्तियों में टेढ़े मेढ़े सुरंग बनाती है, जो उजली धारियों के रूप में दिखाई पड़ती है। फलतः पौधों में भोजन बनाने की शक्ति कम हो जाती है और पैदावार में कमी हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए भी मिथाइल डेमाटोन या मोनोक्रोटोफॉस का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा किसान भाइयों, मुझे तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि किस्मों का कौन कौन सा चुनाव करना चाहिए। मैडम, राई सरसों का कौन सा ऐसा किस्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देता है? राई सरसों के मुख्य किस्म है शिवानी, बरूना, पूषा गोल्ड, क्रांति। इसमें शिवानी का उत्पादन ज़्यादा है, 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा जब फसल पक जाए और कटाई के समय हो जाए तो हमारे किसान भाई किन बारीक बातों पर ध्यान दें? फसल को बहुत अधिक नहीं पकने देना चाहिए, इससे फलियां फट करके जमीन पे गिर जाएंगी। 75% जब फली पक जाए तो इसका कटाई कर लेना चाहिए। कटाई उपरांत और किन बातों पर ध्यान दें? कटाई उपरांत 3 दिन उसको सुखा करके उसको डंडा से पीट करके इसका थ्रेसिंग कर लेना चाहिए। अच्छा मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, हमरे का जब विशेषज्ञ रहे तो बड़ा बढ़िया से बताया दिले कि सरसों कर भी खेती के अगर ढंग से करल जाए तो फायदा मिल सकेला है कि बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम लोग सारी बातें बहुत जल्दी में कर रहे हैं। आप भागते हुए बकरियां चराने, और अब कार्यक्रम का भी चलते चलते जल्दी में समाप्त हो गया समय, है ना? हाँ, तो इसलिए हम लोगों को अब अपने किसान भाइयों से एक विनती कर लेनी चाहिए। जरूरी रहेला कि रौरे मन अपन बात हमरे टीम जरूर लिख के भेजी, जैसे कि हमरे प्रोग्राम तैयार करीला अपन ले रौर जानकारी बढ़ाए ले, लेकिन रौर बात अगर हमरे टीम नहीं पहुंचे पारी बोले कार्यक्रम अधूरा रह जाए। तो ध्यान रखो, अपन बात हमरे टीम जरूर लिख के भेजू और हमरे के लिखे ले रौर की जरूरत है हमरे का पता जाने कर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पता जाएंगे ली चिट्ठी लिखूं, हमरे के इंतजार रही। हाँ बिल्कुल। और इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छी खेती करें, अच्छा पशुपालन करें, हम आज अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेते हैं। जोहार।